नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी। और दोस्तों ये पता है कि आप सभी को ये हमारा दूसरा चैनल है डियर गुरुजी 2.0 करके है। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को इस वीडियो यहाँ के वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप लोग यहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे जो है फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में पिन कर लिया है। अब इंस्टाग्राम पे जल्दी से आप लोग जो है फॉलोअर्स बढ़ाइए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें जो है आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, तो वहाँ पर फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो है मेरा ऐप लॉन्च हो चुका है, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? इसका जवाब जो सभी लोग देते हुए चलिएगा, अजंता की अप्सरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। वंदना शुक्ला जी कौन सी आईडी है? डियर गुरुजी, ठीक है, @डियर गुरुजी है। मैं अभी देखिए इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा सर। यहाँ पर अजंता की अप्सरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुप्त काल की, ठीक है। अजंता की जो अप्सरा है वो गुप्त काल की उत्कृष्टतम चित्रावली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई सर, फिर क्लास छूट गई। अरे भाई क्लास छूट गई पीछे वाली, तो बाद में देख लीजिएगा ना कौन सा वो भागी जा रही है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है आपसे को बताना है किस शासक द्वारा जो आपका शुरू किया गया था। फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई जवाब देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 के यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था भाई, एक किसके बारे में बताया था भाई? फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया था। फिरोज शाह तुगलक जो है उसने जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है किस शासक ने स्टार्ट किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसको जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांकेतिक मुद्रा कांसे के होते थे जिसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर रखा जाता था, तो ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जो प्रत्येक वर्ष होली पर्व में भाग लेता था, होली खेलता भी था। तो कई बार आपके पेपर में ये भी आता है, ठीक है। चलिए भाई, और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक विदेशी यात्री भी आया था, अफ्रीका का यात्री था, इब्न बतूता। कई बार आपके पेपर में आता है भाई इब्न बतूता, जो कि अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को का शायद था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। किस मुगल काल के शासक को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो है किस मुगल शासक को कहा जाता है? काफी लोग के यहाँ पर देखिए जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं, ज्यादातर लोग देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, बी जवाब दे रहे हैं, बट यहाँ पर ए वाले जितने लोग हैं, सी वाले नहीं भाई। शाहजहां का काल नहीं भाई, यहाँ पर अकबर के काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसकी मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी वो आपकी फारसी थी, लेकिन अकबर के काल में जो है हिंदी साहित्य काफी पनपा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? चलिए भाई इसका जवाब देते हुए चलिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो आपकी कब घटी? 29 नंबर क्वेश्चन है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो बेसिकली आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटा था। ये सबको पता है ना, जनरल डायर की वजह से ये सब कांड हुआ था, सबको पता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। 30 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
चलिए भाई 29 का बी करेक्ट आंसर था भाई, सी नहीं होगा। ठीक है, इसका जवाब दीजिए भाई। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा ये आपका कोयम्बटूर में। कहाँ पे अवस्थित है? कोयम्बटूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कोयम्बटूर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन जो है पाया जाता है? इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। तो सोयाबीन में यहाँ पर आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब सोयाबीन जो है फेमस ये है भाई कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसमें ग्लिसनीन, ठीक है, ग्लिसनीन नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन एक का रासायनिक नाम ही क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का रासायनिक नाम क्या है भाई? ग्लाइसिन मैक्स है। तो ग्लिसरीन नाम से जो है प्रोटीन ही इसमें पाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और हार्डीन जो दिया गया ये बार्ली में पाया जाता है, बार्ली में। मक्का में जीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। दाल में जो है लेगुमिन या लेगुमिन प्रोटीन जो है आपका दाल में पाया जाता है। तो ये सबके अलग अलग मैं लिख देता हूँ, दाल में या आपका मक्का में। ये तो आप सबने मक्का और दाल तो खाया होगा, बट यहाँ पर एक होता है क्या चीज़? बार्ली होता है, शायद बहुत लोग पहली बार नाम भी सुने होंगे, बार्ली। तो इन सब में यह प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। समुद्री गाय किस वर्ग का प्राणी है? ये जो समुद्री गाय सी काऊ होता है वो किस वर्ग का प्राणी है? इसका जवाब देते हुए चलिएगा भाई। तो भाई समुद्री गाय की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके जो करेक्ट आंसर, देखिए उस क्लास में मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था, 500 प्लस लोग जुड़े हुए थे कि भाई आप लोग आ जाओ, इस क्लास में आ जाओ, लेकिन आप लोग लगता है रिक्वेस्ट को सुनते नहीं है, या अगले क्लास में आप लोग आना इंटरेस्ट ही नहीं आता आप लोगों को। ठीक है, कोई बात नहीं, बट समुद्री गाय जो है किस वर्ग का प्राणी है? तो इसको याद रखिएगा भाई, आपका स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी। यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी समुद्री चूहा के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, समुद्री गाय पूछा गया है तो मैं एक मिनट रुक जाइए, समुद्री चूहा बता देता हूं। तो समुद्री चूहा जो होता है ये जो है किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो समुद्री चूहा एनीलिडा वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है भाई? आपका एनीलिडा। ये चीज जो है याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर दो जो है याद रखिएगा भाई, समुद्री खरहा एक होता है, मोलस्का के अंतर्गत आता है, मोलास्का संघ के अंतर्गत आता है। भाई निम्नलिखित में से वह कौन सी कंप्यूटर डिवाइस है? देखो कंप्यूटर स्पेशल क्लासेस चलाई जाए आप सभी के लिए, बताइए, क्योंकि कंप्यूटर स्पेशल आपसे 2-3 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो क्या आपके लिए कुछ वीडियो दे दी जाए कंप्यूटर स्पेशल के? तो वह सब घर वालों को दिखाने के लिए क्लास में आते हैं। अच्छा जी, नहीं यादव जी, जिसकी जैसी सोच भैया, जिसकी जैसी सोच। अगर सब लोग पढ़ने के मकसद से आते हैं अच्छी बात है, और कौन किस मकसद से आता है इससे कोई मतलब नहीं है। दिखाने के चक्कर में, किसी के चक्कर में आते हैं तो अच्छी बात है, बस आइए पढ़िए, उस पर ध्यान दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं भाई 33 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 33 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाई, यहाँ पर काफी लोग रैम जवाब दे रहे हैं। तो आंकड़ों और उसको एकत्र करने के लिए, अल्पकालिक संग्रह के लिए, तो अल्पकालिक अगर बोला जाए तो याद रखिएगा भाई यहाँ पर रैम हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, आपके मोबाइल में जो 6 GB रैम, 4 GB रैम, 12 GB रैम होता है ना, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। उसमें अल्पकालिक संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है, और रैम की वजह से आपका मोबाइल तेज या स्लो होता है। ठीक है, इसके अलावा रोम मतलब वो क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये आपकी मेमोरी को सिर्फ रीड करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा ALU का फुल फॉर्म आपके पेपर में आता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत सारी चीज़ें आपके पेपर में आती है। DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का फुल फॉर्म होता है, शेयर करो यार वीडियो को, अच्छा नहीं लगता है आप लोग शेयर करें वीडियो को, और सब लोग यहाँ पर लाइव आ जाएं। चलिए भाई, देखिए पहले वाले वीडियो मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था कि अगली क्लास चलने वाली है, तो ये क्लास चल रही है। तो अगर आप लोग हैं, जग रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, लिंक को देख रहे हैं, तो आप लोग लाइव आ जाया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 34 के बारे में। तो एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा बताइए कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर आपका 34 दिया गया है, एंथ्रासाइट कोयला। इसमें आपको बताना है सर कार्बन की जो मात्रा है वो आपकी कितनी होती है। इस प्रश्न का सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
जवाब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन का आना शुरू हो गया है। तो भाई एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा जो है 80 से 90% तक होती है। कितनी होती है भाई? 80 से 90% तक होती है। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंथ्रासाइट जो है सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। कोयला को हम लोग ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, आप सभी को ये पता ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। शरीर में अगर लोहे की कमी है भैया तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, फटाफट बताते हुए चलेंगे। तो भाई याद रखिएगा, शरीर में लोहे आयरन की कमी से अगर हम लोग बात करते हैं तो आयरन की कमी से यहाँ पर देखिए हाइड्रोफोबिया, रिकेट्स, स्कर्वी, रक्त छीड़ता। काफी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं, रक्त छीड़ता, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं रक्त छीड़ता, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। लोहे की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। इसके अलावा जो है कई चीजें आपकी प्रोटीन की कमी से जो है रिकेट्स नामक बीमारी, देखो रिकेट्स मैंने आपको बता रखा है भाई किससे होता है, लेकिन रिकेट्स नामक बीमारी जो विटामिन डी से होता है, लेकिन प्रोटीन की कमी से भी हो सकता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। चलिए भाई, आयोडीन की कमी से घींघा नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी की मृत्यु के समय या मृत्यु पर यह किसके उद्गार थे। नन विल बिलीव दैट अ मैन लाइक दिस बॉडी एंड सोल एवर वॉक्ड ऑन द अर्थ। देखिए भाई बताइए सर, महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई थी तो ये कथन किसने कहा था कि भाई नन विल बिलीव, मतलब कोई भी ऐसा विश्वास नहीं करेगा कि इनकी तरह जो मतलब महात्मा गांधी जैसा जो व्यक्ति का शरीर या जो आत्मा है कभी धरती पर आया था। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा था। ये जो कथन कहा गया है, ठीक है, ये जो कथन कहा गया है, ये कथन कहा गया किसके द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कथन हैं जो कि कई बार पेपर में आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है भाई, याद रखिएगा, जो कि नेपोलियन ने कहा था। नेपोलियन ने कहा था कि गिव अस गुड मदर्स एंड आई शैल गिव यू अ गुड नेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मतलब नेपोलियन ने कहा था, कई बार आपके पेपर में आ चुका है कि गिव अस गुड मदर्स, यानी कि आप हमें अच्छी माता दीजिए, हम आपको एक अच्छा नेशन देंगे, अच्छा राष्ट्र देंगे। ये जो है इसने कहा था। और गांधी जी की बात हो ही रही है तो गांधी जी ने तो बहुत सारे कथन कहे थे, अ गुड थॉट इज लाइक अ फ्रेग्रेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निर्देश यानी कि एफडीआई की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है। 33 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई 33 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो एफडीआई की अधिकतम सीमा, बिल्कुल सही जवाब है सर। यहाँ पर एफडीआई की अगर हम बात करते हैं अधिकतम सीमा के बारे में, तो ये जो है आपकी बेसिकली कितनी है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं 26%, ठीक है, 26% के आसपास है। तो ये चीज याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बीमा क्षेत्र में विदेशी पूछा गया ना, निजी क्षेत्र में बैंक में अधिकतम देखा जाए तो विदेशी जो है, विदेशी 26 है। चलो ठीक है, इसको अभी स्टार बना लो। इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, बट स्टार बना लीजिए, मैं आपको इसके बारे में बाद में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, भारत के किस भाषा को क्या कहा जाता है भाई, इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, जवाब सभी लोग देते हुए चलिएगा। चलो भाई यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई देखो, इटालियन ऑफ द ईस्ट जो है तेलुगु भाषा को, ठीक है, तेलुगु को कहा जाता है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे तेलुगु, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, मलयालम केरल की राज्य भाषा है, राजभाषा कह सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि सर्वप्रथम यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने दिया था। मुक्त बोले तो ओपन यूनिवर्सिटी का जो विचार है सबसे पहले जो है किसने दिया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, तो दोस्तों याद रखिएगा, ओपन यूनिवर्सिटी का जो विचार है, स्थापना का जो विचार है सर्वप्रथम हेरोल्ड विल्सन, ठीक है, हेरोल्ड विल्सन ने जो है दिया था। तो ये चीज याद रखिएगा, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, और भारत में जो पहला जो कह सकते हैं मुक्त विश्वविद्यालय है वो आपका न्यू दिल्ली में स्थापित हुआ था। और कई बार आपके पेपर में इग्नू वाला पेपर में आता है, इग्नू इंदिरा गांधी
इग्नो से जो लोग काफ़ी लोग करते भी हैं। तो इग्नो वाला जो बेसिकली आपका हुआ था, ये आपका हुआ था, कब हुआ था भाई? 1985 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985 में नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय जो है बेसिकली या स्थापना जो है हुई थी आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। सीमेंट को पीसने की प्रक्रिया के दौरान चूड़ित क्लिकर में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य बताइए क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भाई जिप्सम का उपयोग जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने तथा अमोनियम सल्फेट बनाने में होता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी लोग देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? तो दोस्तों सीमेंट को पीसने की प्रक्रिया के दौरान चूड़ित क्लिकर में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? सेटिंग के समय को नियंत्रित करना। जो सेटिंग होता है उसके समय को नियंत्रित करना। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर जवाब दे रहे हैं भाई सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल्दी जल्दी क्वेश्चन के जवाब देते हुए चलिएगा और शेयर कर दो, लाइक कर दो। भाई डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ पर प्रचलित है? डांडिया लोक नृत्य जो है मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? चलिए फटाफट सभी लोग जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। भाई डांडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो डांडिया बहुत अच्छी बात है, काफी सारे साथियों के जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो भाई गुजरात में जो है डांडिया हो गया, गरबा हो गया, ये सभी चीजें काफी ज्यादा फेमस है। तो गुजरात जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। महाराष्ट्र में एक लोक नृत्य है लावड़ी, काफी फेमस है। असम में बिहू फेमस है, सबको पता है बिहू। और नागालैंड में दोस्तों चोंग करके एक लोक नृत्य है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? चलिए भाई अशोक के शिलालेख जो है आपके किस शहर में नहीं है? तो भाई अशोक के जो शिलालेख हैं दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो गिरनार, कांधार, पाटलिपुत्र और तोपरा, इन चारों में अगर देखा जाए तो आपका जो पाटलिपुत्र दिया गया है यानी कि पटना दिया गया है, पटना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। शिलालेख की अगर हम बात करते हैं तो अशोक के शिलालेख जो है बेसिकली यहाँ पर टोटल 7 है और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। कौशाम्बी में है और गिरनार में भी है, कांधार में भी है, तोपार में भी है, लेकिन यहाँ पर पाटलिपुत्र में नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाता है? बताइए थे जी। लाहौर से लेकर दिल्ली तक एक बस सेवा चलती है, उसको क्या नाम दिया गया है? तो भाई लाहौर दिल्ली बस सेवा को नाम क्या दिया गया है? याद रखिएगा सदा-ए सरहद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदा-ए सरहद जो है करेक्ट हो जाएगा। समझौता एक्सप्रेस जो है वो आपका अटारी से लाहौर तक चलने वाला एक ट्रेन है, समझौता एक्सप्रेस, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है भाई साहब। चलिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? शेयर कर दो यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जिससे और भी लोग यहाँ पर जुड़ सके। जो लोग भाई अभी तक सो रहे हैं उनको जगा दीजिए, जिससे वो लोग भी जुड़ सके, ठीक है। क्लास में ऐसे मजा नहीं आता क्लास में। कैगा परमाणु संयंत्र जो आपका किस राज्य में अवस्थित है? इसका जवाब जो सभी लोग देते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? कैगा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो है मौसम मॉनिटरिंग रेडार या जो है आपका उपस्थित है, मौसम विज्ञान से संबंधित है। ये कहाँ पर अवस्थित आपसे ये पूछा गया, तो कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ पर अवस्थित है? कर्नाटका में अवस्थित है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। जब मैग्मा की एक परत तलहटी में जम जाती है तो इसे क्या कहते हैं? जब मैग्मा की एक परत जो है कहाँ पे तलहटी में जम जाती है यानी कि बेडिंग प्लेन में जम जाती है तो आपको इसको क्या कहा जाता है? 45 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देती है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, काफी लोग के सही जवाब आ रहे हैं भाई। बैथोलिथ, डाइक, पैकोलिथ या सिल। तो 45 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? आपका सिल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया सिल, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। झूम जो है आपका क्या है? मैंने आपको झूम के बारे में बता रखा है, झूम के बारे में बता रखा है आपको। तो झूम एक कृषि का तरीका है जो कि नागालैंड में किया जाता है, ठीक है। झूम जो आपका एक कृषि का तरीका है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये जनजातियों द्वारा किया जाता है, ये तो सबको पता है, लेकिन ये कहाँ किया जाता है ये पूछा गया है। तो नागालैंड में किया जाता है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। भाई संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सेंसरशिप को निषेधित करता है?
संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है किसको भाई सेंसरशिप को जो है अनुच्छेदित करता है, निषेधित करता है? इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलेंगे। तो 47 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अगर देखा है तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 में तो स्वतंत्रता का अधिकार है, तो बिल्कुल सही बात है सर। जो सेंसरशिप को निषेधित भी करेगा वो आपका यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार जो है करेगा, ठीक है। 19 के भाग ए में प्रेस की स्वतंत्रता है, भाग एफ में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसको बाद में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें हटा दिया गया। अनुच्छेद 54 की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद भाग 20 के अनुच्छेद 368 की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर संविधान में संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 48 की बात करते हैं, जो पेपर में इंपॉर्टेंट हुआ मैं आपको बताते हुए चलना। अनुच्छेद 48 में जो है पर्यावरण के संरक्षण से वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई साहब कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से एशिया में है किंतु नाटो का अंग नहीं है? चलिए भाई 48 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। तो 48 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 48 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तुर्की या टर्की, ठीक है। टर्की बोलो या तुर्की बोले, कोई खास अंतर नहीं है, दोनों में एक ही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तुर्की जो को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, ठीक है। और नाटो की अगर हम बात करते हैं भाई, नाटो, अब देखो नाटो यहाँ पर आ ही गया है। तो नाटो की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी भाई? 1949 में स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जो है उत्तरी अटलांटिक गठबंधन, मतलब उत्तरी, इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक गठबंधन। वर्तमान में नाटो में 29 देश सम्मिलित है, ठीक है, जिसमें आपका टर्की नहीं है, इसको याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो यार, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, लाइक तो कर दो एटलीस्ट, शेयर नहीं कर रहे हो तो। कि काला सागर में गिरने से पहले पूर्व यूरोप के 17 देशों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? चलिए भाई अच्छा प्रश्न है, सब लोग इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। काला सागर में गिरने से पूर्व यूरोप के 17 देशों से होकर जो बहने वाली नदी है कौन सी है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई। डेन्यूब, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं भाई, डेन्यूब, काफी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो भाई डेन्यूब नदी, ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेन्यूब नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है ब्लैक फॉरेस्ट यानी कि जर्मनी है, और ये काला सागर में जाकर के गिरती है। और वोल्गा नदी की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल जो है आपका ब्रडाई पठार है, और ये कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। इसके अलावा डोन नदी दिया गया, डोन नदी का उद्गम जो है आपका रसिया टूल से है, और ये अजोब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाई किसके बारे में, सीन नदी के बारे में, तो इसके बारे में जो है आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा भाई सीन नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे गिरती है। मेन कमेंट बॉक्स में आपका ये होमवर्क है, जवाब जो है देते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। फिल्में टैक्सी ड्राइवर, गाइड और ज्वेल थीप हमें किसकी याद दिलाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। टैक्सी ड्राइवर, गाइड और ज्वेल थीप जो हमको किसकी याद दिलाती हैं? चलिए भाई 50 नंबर क्वेश्चन है। तो भाई ये जो मूवीज है दिलीप कुमार, राजकुमार, राज कपूर, किसी के नहीं है भाई। अगर देखा जाए ध्यान से, मैंने भी भाई मूवीज देख रखी है ये वाली, तो ये जो मूवीज हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देवानंद, ठीक है, देवानंद जो है सदाबहार अभिनेता कहे जाते हैं, थे की बात ही नहीं कि यहाँ पर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया गया दिलीप कुमार, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि दिलीप कुमार का असली नाम क्या था? किसी को पता भाई? ये तो दिलीप कुमार उनका स्टेज नाम था ना, दिलीप कुमार थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है, ये हीरो जैसा नाम लगता है, बट इनका असली नाम बताइए क्या था भाई? दिलीप कुमार का असली नाम जो है आपका क्या था भाई? यूसुफ खान था। क्या नाम था भाई? यूसुफ खान। ये चीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और भारत रत्न सम्मानित जो है फिल्म जगत के सिर्फ एकमात्र व्यक्ति कौन है? भारत रत्न जिनको मिल चुका है वो एकमात्र व्यक्ति जो है आपके कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सत्यजीत रे, ठीक है, सत्यजीत रॉय कह सकते हैं इनको। तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार आपके पेपर में आ चुका है। चलिए भाई, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 70 mm में बनी देश की जो पहली फिल्म थी 70 mm में, कई बार ये पेपर में बहुत आता है भाई, 70 mm रेल में बनी पहली जो पिक्चर है कौन सी थी भाई? शोले, ठीक है, शोले थी। और फिल्म फेयर से पुरस्कार से सम्मानित जो पहली भारतीय महिला थी या पहली भारतीय अभिनेत्री थी, भारतीय होगा क्योंकि फिल्म फेयर भारत में मिलता है, नरगिस दत्ता थी, ठीक है, नरगिस दत्ता थी। ये चीज याद रखेंगे।
तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जिसको भाई अच्छे लगे वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और भी लोग यहाँ पर एटलीस्ट आकर के जुड़ सके। और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और मैंने मेन कमेंट बॉक्स में दे दिया। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी देखो, लिख लो @Dear Guruji, बट कुछ नहीं करना है, @Dear Guruji ये हमारा खुद का स्पेशली इंस्टाग्राम का आईडी है और ये एकमात्र मैं चलाता हूँ, जो मैं चलाता हूँ। तो इसको जो है फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, @Dear Guruji। तो आप लोग फॉलो करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।